कल हम लोग यहाँ तक देखे थे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको मैं ट्राई सेल दिखाया था कल, ठीक है। तो कल ट्राई सेल देखे थे, उसके बाद हम लोगों को ब्रास देखना था, ब्रास क्या होता है, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ब्रास होगा वो नॉर्मली एक कॉम्बिनेशन होगा। क्या कॉम्बिनेशन होगा? उसमें 66% आपका ब्रास में क्या होगा, कॉपर होगा, और 34% आपका जिंक होगा, ठीक है। मतलब आप एक कॉपर और जिंक को मिला के दो आपका ब्रास जो है, आपका ब्रास में क्या होगा, आपका 66% कार्बन रहेगा और 34% आपका क्या रहेगा, जिंक रहेगा, ठीक है। तो ब्रास नॉर्मली कॉपर बेस्ड ज्वेलरी या मेजरली क्या होता है, आपका कॉपर में भी कभी कभी क्या होता है, जंग हो जाता है, ठीक है। कॉपर में भी करोजन होता है, ऐसा नहीं कि कॉपर ख़राब नहीं होता, लेकिन कॉपर को करोजन से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के साथ हम लोग जिंक मिलाएंगे। तो अगर कॉपर के साथ जिंक मिलाएंगे तो वो जो मटेरियल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। और ये जिंक मिलने की वजह से ये इसमें जंग लगने का चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रास भी क्या होता है, आपका एक नॉन फेरिक मेटल है, नॉन फेरस मेटल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई आयरन में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रास में 66% कॉपर रहेगा और बाकी 34% आपका जिंक रहेगा। तो ये भी आपका एक नॉन फेरस मेटल ही होगा ब्रास, ठीक है। तो ब्रास का क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे हमको ये देखना है, ठीक है। ओ स्क्रीन नहीं बदला, हाँ ठीक है, बदलाओ, ठीक है। तो ब्रास में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं? तो ब्रास भी क्या होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्योंकि जैसा आपका कॉपर हीट को अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है, तो ब्रास में भी आप देख सकते हैं 66% कॉपर ही रह रहा है। तो आपका ब्रास भी क्या होगा, हीट को अच्छे से अपने से जाने देगा और साथों साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी जाने देगा। क्योंकि आपको पता है आपका जो कॉपर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से फ्लो करने देगा, ठीक है। और ये आपका एक ब्रास को आप लोग एलॉय भी बोल सकते हैं। एलॉय इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं 2 डिफरेंट मेटल्स को ऐड किया हूँ। ये एक मैं कॉपर लिया हूँ और एक मैं जिंक लिया हूँ। कॉपर मेरा एक नॉन फेरस मेटल है, जिंक मेरा एक और नॉन फेरस मेटल है। तो 2 मेटल्स को मिला के मैं क्या बनाया हूँ, एक नया मेटल बनाया हूँ जो है मेरा ब्रास। तो ब्रास को आप एलॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये गोल्ड येलो एलॉय बोलते हैं क्योंकि गोल्ड येलो कलर में रहता है, ठीक है। उसके बाद ब्रास को हम लोग इजीली मशीन में डाल के किसी भी शेप में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रास को कहाँ का यूज़ करेंगे? ब्रास को हम लोग इलेक्ट्रिकल प्लग्स में, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल प्लग्स है आपके घर में होगा, टीवी का प्लग होगा, कूलर का प्लग होगा, तो प्लग में जो पिन होता है ना, जो प्लग का जो पिन होता है, जो अंदर सॉकेट के अंदर घुसता है, वो जो पिन होता है वो किससे बनता है, आपका ब्रास से बनता है, ठीक है। कुछ नट्स बनते हैं ब्रास के, बोल्ट्स बनते हैं, स्क्रूज बनते हैं, और हिंजेस। हिंजेस मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, इनको हिंजेस बोलते हैं, जो विंडोज़ में या आपके डोर के ऊपर लगते हैं, ठीक है, दरवाजे के ऊपर जो लगते हैं वो सब जो उसको हिंजेस बोलते हैं, वो हमारा ब्रास से ही बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके ब्रास के ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सब ब्रास का कुछ एप्लीकेशन है। ब्रास आप लोग प्लग्स में यूज़ कर सकते हो। अब बहुत सी जगह प्लग्स में देख सकते हो, वो आपको लगता है वो कॉपर है, लेकिन वो कॉपर नहीं होता, वो ब्रास का होता है, ठीक है। आपका प्लग्स में जो होता है वो ब्रास का होता है, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे मशीन पार्ट्स में देख सकते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देख सकते हैं। और आप हिंजेस, मतलब डोर के ऊपर जो लगते हैं हिंजेस, वो भी ब्रास के ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सब ब्रास का है। आगे में अब भी ब्रास को मैं एलॉय इसलिए ज़्यादा नहीं समझाएं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रास आपका एक नॉन फेरस मेटल भी होता है और आपका एलॉय भी होता है, ठीक है। तो पहले ब्रास कैसे बनता है? ब्रास बनता है आपका 66% ऑफ कॉपर और 34% ऑफ जिंक, दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ब्रास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है वो कमर्शियल ब्रॉन्ज एक होता है और एक आर्किटेक्चुरल ब्रॉन्ज होता है। 2 तरह के ब्रॉन्ज होते हैं। एक ब्रॉन्ज होता है कमर्शियल ब्रॉन्ज, जो कमर्शियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल ब्रॉन्ज होता है एक और आपका होता है आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज, ठीक है। तो आपका जो कमर्शियल ब्रॉन्ज होता है उसमें 90% कॉपर रहेगा, ठीक है, और 10% आपका क्या होगा, जिंक होगा। ये आपका कमर्शियल ब्रॉन्ज में होता है, ठीक है। और एक होता है आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज। आर्किटेक्चर मतलब जो कंस्ट्रक्शन या जगह यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है 57% कॉपर रहता है, 3% लीड रहता है और 40% जिंक रहता है, ठीक है।
क्योंकि आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज में जिंक का परसेंटेज ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज़ होता है, तो वहाँ पे पानी वानी से जंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे जंग से बचने के लिए जिंक का परसेंटेज को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई वेयर रेसिस्टेंस क्या होता है, आपका एक दोस्त को डाउट था। ठीक है, वेयर रेसिस्टेंस मतलब आपको समझाया था कि देखिए अगर दो मेटल्स है, ये दोनों आपस में रगड़ खा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ डैमेज हो जाएगा, इसका सरफेस भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, दो मटेरियल्स रगड़ खाने से क्या होगा, एक दोनों मटेरियल्स का जो सरफेस रहेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रगड़ खा के डैमेज हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई मटेरियल वेयर रेसिस्टेंस है, मतलब इनमें रगड़ खाने से वजह से जो डैमेज होगा वो डैमेज कम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही नहीं, वेयर रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि बार बार रगड़ करने से मटेरियल का सरफेस जो डैमेज हो जाता है वो सरफेस डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होगा बाकी मटेरियल से कंपेयर किया तो वेयर रेजिस्टेंस मतलब रगड़ खाने से डैमेज कम होना, रेजिस्टेंस मतलब रगड़ खाना जेल जो मटेरियल झेल सकता है वो होता है। ठीक है, तो जिसको डाउट था उसको समझ में आ गया। तो चलिए हम अपना वो तो बता दिया कि उनको आ गया है समझ में। जो हम लोग अब देखते हैं ब्रॉन्ज में थे हम लोग। ठीक है, तो आपका ब्रॉन्ज होता है दो तरह के। ठीक है, एक होता है आपका कमर्शियल ब्रॉन्ज और दूसरा होता है आपका आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कमर्शियल ब्रॉन्ज क्या होता है, कमर्शियल ब्रॉन्ज हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, कमर्शियल ब्रॉन्ज में जो कंटेंट रहता है उसमें 90% आपका कॉपर रहेगा और 10% जिंक रहेगा, क्योंकि कमर्शियल ब्रॉन्ज ज़्यादा पानी से इनसे ज़्यादा लगेगा नहीं, तो इनमें जंग लगने का मतलब करोजन होने का चांसेस कम रहते हैं, तो इसलिए इनमें जो जिंक कंटेंट है वो थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जो आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज है, आर्किटेक्चरल मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन उसको हमको आर्किटेक्चरल बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वहाँ जगह जो ब्रॉन्ज यूज होता है वो ब्रॉन्ज क्या होता है, एनवायरमेंट मतलब बाहर का हवा या पानी से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है, तो इनमें क्या होता है करोजन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जंग से बचने के लिए हमको लेड का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करना होता है। ठीक है, जिंक का तो आप देख सकते हैं कम आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज में 57% ही कॉपर रहेगा, बाकी 3% लीड रहेगा और 40% आपका क्या रहेगा, जिंक रहेगा। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे। आगे अगर हम जाएंगे ब्रॉन्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर हमको ब्रॉन्ज का प्रॉपर्टीज देखना है। ठीक है, ये कभी कभी कॉपर और टिन से मिलाते हैं। ठीक है, और ये रेडिश येलो रहता है और इसमें करोजन कम रहता है और इसको इजीली हम मशीन में डाल के किसी भी शेप में कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रॉन्ज को ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, शिप रहते हैं ना आपके, जो शिप रहते हैं, तो शिप का जो प्रोपेलर्स रहता है, प्रोपेलर्स मतलब क्या होता है, शिप में जो फैन रहता है ना जो घूमता रहता है और पानी को पीछे करके शिप को, एक प्रोपेलर मतलब वो एक मोटर के जैसा मान लीजिए, प्रोपेलर मतलब वो एक टरबाइन बोलते हैं उसको, मतलब वो घूमता रहता है। ठीक है, आपका मोटर में भी, आपका पंप में भी देख सकते हैं एक शाफ्ट के ऊपर एक प्रोपेलर लगा रहता है। ठीक है, वो घूमने की वजह से पानी का फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो शिप में जो प्रोपेलर रहता है वहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं, गेयर बेरिंग्स में यूज़ कर, गेयर्स में, बेरिंग्स में, और कुछ कुछ जगह जो स्टैट्यूज बनते हैं वो भी क्या होते हैं, ब्रॉन्ज के बनते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सब स्टैट्यूज है, ये सब हमारे ब्रॉन्ज के बने हैं। ठीक है, एक मिनट है, मैं ये काम नहीं कर रहा, ये और ये सब किससे बने हैं, ब्रॉन्ज का बने हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे ब्रॉन्ज के कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज में कुछ नहीं है, ब्रॉन्ज कॉपर और जिंक का होता है। अगर 90% कॉपर और 10% जिंक है तो वो कमर्शियल ब्रॉन्ज होते हैं, अगर 57 कॉपर और 40% जिंक है तो वो आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज होता है। ये सब ब्रॉन्ज के प्रॉपर्टीज है। और ब्रॉन्ज को शिप का जो प्रोपेलर रहते हैं, मतलब जो फैन की जैसा शिप में रहता है, जो घूमने की वजह से पानी पीछे फोर्सफुली जाएगा और शिप आगे मूव करेगा, तो वो प्रोपेलर्स में यूज़ करते हैं, या कुछ गेयर्स में, बेरिंग्स में, और कुछ विग्र बनाने में, वो हर जगह क्या होता है, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे एलॉयस। आपका फेरस मेटल्स हो गया, मैं दिखा दे रहा हूँ पहले से, आप लोग भूलते बहुत हो। ठीक है, फेरस मेटल्स तो हम लोग पिछली बार देख लिए। नॉन फेरस मेटल्स में हम लोग देखे थे एल्यूमिनियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉपर क्या होता है, हम देखे थे कल के क्लास में। उसके बाद जिंक क्या होता है, वो भी हम लोग देखे थे। उसके बाद ब्रास में आए थे, ब्रास कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है।
और ब्रॉन्ज देखे थे, ये भी कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें जो कॉपर का परसेंटेज अलग रहता है और जिसमें कॉपर का जिंक परसेंटेज अलग रहता है, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं एलॉयस में। तो एलॉयस क्या होता है, ठीक है। तो आपका एलॉयस क्या होता है, एलॉयस आपका होता है कि ये क्या कैसे बनते हैं, ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल, ठीक है। आपके पास कोई मेटल है, इसको किसी और मेटल से मिक्स करेंगे तब भी आपका एलॉय बनेगा, या आपके पास कोई मेटल है, इसको मैं किसी नॉन मेटल से मिक्स किया हूँ तब भी मेटल ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इनको मिक्स कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि आयरन का रॉड लो कॉपर का रॉड लो दोनों को मिलाओ, ऐसा तो ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इनको मिक्स कैसे करते हैं, पहले इनको क्या करते, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसा आपको कल बताया था कॉपर का अपना मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। मान लीजिए अभी मैं ब्रास बना रहा हूँ, ठीक है। कितना है यार, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए मुझे ब्रास बनाना है, मान लीजिए ब्रास ही बनाना है मुझे, ठीक है। तो ब्रास बनाना है तो ब्रास में मैं क्या करूँगा, पहले कॉपर लूँगा, कॉपर को मैं क्या करूँगा अपना मेल्टिंग पॉइंट जो है उससे ज़्यादा हीट करूँगा, तो कॉपर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिंक लूँगा, जिंक का भी जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उससे ज़्यादा जिंक को गर्म करूँगा, तो जिंक भी क्या होगा, पिघल जाएगा। उसके बाद मैं कॉपर को क्या करूँगा, ठीक है आपको दोस्त के हिसाब से 70% लूँगा, और जिंक को मैं क्या करूँगा 30% लूँगा, इन दोनों को मिला दूंगा, मिलाने के बाद रख दूंगा, तो कुछ टाइम के बाद फिर से वो क्या हो जाएंगे, अपना नॉर्मल सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। जब मैं उनको मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गर्म करूंगा तो वो पिघल जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे पानी की जैसा, ठीक है। उसके बाद दोनों को मिला दिया हूँ, मिला के मैं क्या किया हूँ, उनको रख दिया हूँ साइड में। उसके बाद वो क्या होंगे, जैसे ही वो ठंडा होंगे तो वो फिर से क्या हो जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। लेकिन इस बार जो सॉलिड बनेगा वो कॉपर नहीं है, क्योंकि उसमें कॉपर के साथ साथ जिंक भी मिला हुआ है। तो ये जो नया मटेरियल बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा, एलॉय कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ है। एलॉय क्या होता है, किसी दो मटेरियल्स का मिक्सर होता है, वो आप मेटल को नॉन मेटल से मिलाइए या मेटल को मेटल से मिलाइए, लेकिन मिलाते समय पहले दोनों को गर्म करेंगे, दोनों अपना मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद जो बनेगा वो आपका नया मेटल होगा, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो एलॉय प्रिपरेशन कैसे करते हैं आपको ये भी जानना है कि एलॉय कैसे बनता है। मैं तो बता दिया हूँ कि दो मेटल लो उनको मिक्स कर दो एलॉय बन जाता है, ठीक है। तो एलॉय कैसे बनता है अब हम लोग देखेंगे। एलॉय क्या क्या होता है, समझ में आया ना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, मतलब एलॉय कैसे बनता है हम लोग अब ये देखेंगे, ठीक है। तो एलॉय कैसे बनेगा कि देखिए आपको बताया था कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स। मान लो मैं दो से ज़्यादा मेटल एलिमेंट्स को कंबाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उनको कंबाइन कैसे करेंगे कि अगर आपके पास सॉलिड है, मतलब आपके पास एक सॉलिड मेटल है, तो इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ही मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मेल्ट होगा, और एक और भी सॉलिड है तो इसको भी हीट करूँगा, मेल्ट कर दूंगा। इनके बाद इन दोनों को मिलाऊंगा, उसके बाद इनको ठंडा करूँगा, तो फिर से मेरा एक नया मेटल बनेगा, वो मेरा एलॉय कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक एलॉय। और मान लीजिए मेरे पास दोनों पाउडर है, जिंक का पाउडर मिलता है, ठीक है, जिंक का मेरे पास पाउडर है, और मेरे पास मान लीजिए कॉपर का भी मेरे पास पाउडर है। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, बॉन्डिंग करूँगा। बॉन्डिंग करूँगा मतलब बॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि इन दोनों को एक बीकर में डालेंगे, मिलाएंगे, अच्छे से मिलाने के बाद इनको क्या करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगा के कंप्रेस करेंगे, इतना फोर्स लगाएंगे कि वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको हमको गर्म करना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट से, उसके बाद जब वो पिघल जाएंगे उसके बाद दोनों लिक्विड्स को मिला के ठंडा करेंगे तो वो नया मेटल बनेगा। अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग करना पड़ेगा, मतलब दोनों पाउडर्स को अच्छे से मिला के एक ज़्यादा फोर्स लगा के रख देंगे तो वो एलॉय बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इनका एलॉयस को क्यों हमको जानना है, एलॉयस को हमको लेना क्यों है, ठीक है। तो एलॉयस क्यों बनाते हैं कि देखिए मेरे पास मान लीजिए क्या हुआ, हाँ
मतलब दोनों के मतलब पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कॉपर है। हाँ हाँ, अरे दोनों को अलग अलग भाई डालो ये। हाँ दोनों मेल्ट, मतलब ऐसा तो नहीं मिक्स करेंगे। पहला क्या करेंगे, मान लो कॉपर को मैं अपना हाथ मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करूंगा तो कॉपर मेल्ट हो जाएगा। तो उसको उसी टेम्परेचर पर रख के रहूँगा ताकि वो उसी मेल्टिंग पोजीशन में ही रहे। उसके बाद मैं जिंक को गर्म करूंगा, जिंक भी मेल्ट हो गया। उसके बाद मैं कॉपर का 30%, जिंक का 30% मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद ठंडा करेंगे। तो दोनों को अपना अलग अलग कर सकते हो। अगर दोनों को साथ में करना है तो साथ में कर सकते हो, लेकिन जब वो मेल्ट होंगे तो उस समय आपको परसेंटेज लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप जितना भी कॉपर ले लो, जितना भी ले लो, इससे अलग अलग मेल्ट करो। उसके बाद दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसके बाद उसको वैसे रख देंगे तो वो ठंडा होकर मटेरियल बन जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग ये सोचते हो, मान लीजिए मेरा कॉपर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और आपको जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम है। अगर दोनों को एक ही जगह रख के गर्म करूंगा तो जिंक को कम कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा और ये कॉपर भी अपना जब टेम्परेचर को मेल्ट होगा उसके बाद दोनों को मिला दो, आसान हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक ही जगह करके गर्म कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा जिंक का, मान लो जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। और मान लो मेरा कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैं क्या किया हूँ, दोनों को एक ही जगह रखा हूँ, सेपरेट किया हूँ लेकिन एक ही पैन के ऊपर रखा हूँ। अब पैन का टेम्परेचर मैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया हूँ। तो ये तो 200 के पास ये मेल्ट हो जाएगा और ये 1000 के पास मेल्ट होगा। उसके बाद दोनों को आराम से मिला सकते हैं। लेकिन मान लो मेरा जो जिंक है इसका बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जिंक क्या होगा, मेल्ट तो होगा, लेकिन जब तक कॉपर मेल्ट होगा तब तक ये एवापोरेट भी हो जाएगा। क्या हुआ, अभी नहीं समझ में आया? तो करते कैसे है देखिए, आपको अभी भी दिमाग में अलग अलग आइडियाज घूम रहे होंगे। तो मान लो मुझे कॉपर और जिंक को मिलाना है। ठीक है। तो मैं कॉपर को एक बीकर में गर्म करूंगा और ये बीकर का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रखूंगा। तो 1000 डिग्री के बाद ये मेल्ट हो गया। और जिंक को एक और लूँगा, उसको टेम्परेचर मैं 300 रखूँगा। तो मान लो ये भी मेल्ट हो गया। उसके बाद इनका हीट को नहीं निकालना। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों उसी टेम्परेचर पर रहेंगे और इससे 70%, इससे 30% लेके मिला दूंगा। मिलाते समय इसका अपना टेम्परेचर, इसका अपना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और ये मिलाने का प्रोसेस बहुत जल्दी होना चाहिए। इसके इससे इससे दोनों मिलाए रहेंगे। मिलाने के बाद इनको अलग से रख दूंगा, ये ठंडा होगा, उसके बाद ये एक सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि एलॉयस बनते कैसे हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि एलॉयस क्यों बनाना है। ऑलरेडी मेटल से, उसमें भी फेरस मेटल से, नॉन फेरस मेटल से, फिर से एलॉयस क्यों बनाना है? कुछ काम नहीं है क्या हम लोगों को? ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि देखिए आप अगर इंजीनियर हो तो आप कुछ नया बना रहे हो, तो ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ है हमारे पास वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रीच हो पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो मान लीजिए मुझे ऐसा मेटल चाहिए जिसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो और जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। तो अब आप देखिए कि जितने भी मेरे पास मेटल्स है और ये सारे मेटल्स का हार्डनेस मुझे जितना चाहिए उतना लेवल रीच नहीं हो पा रहा। एक तो मुझे हार्डनेस चाहिए, मुझे मान लो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मेरा जो मटेरियल है उसका जो स्ट्रेंथ होगा। अरे आप लोगों को कितना बार बताऊं यार, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, नहीं करेंगे आप लोग, मैं ही कर लूँगा। ठीक है। डाउट है क्या? हाँ ठीक है। तो देखिए मुझे मान लो मुझे स्ट्रेंथ जो है, मेरा मटेरियल जो है वो टूटना चाहिए 1000 न्यूटन के पास। एग्जैक्टली 1000 न्यूटन के पास मेरा मटेरियल टूटना चाहिए। मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो 1000 न्यूटन हो। लेकिन मुझे एक मटेरियल मिल रहा है जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 900 न्यूटन, और एक और मटेरियल मिल रहा है जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 200 न्यूटन। लेकिन मुझे
ऐसा कोई मटेरियल मिल, ठीक है, एक और मिल रहा है मान लो 1100 न्यूटन, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिल रहा जिसका जो 1000 न्यूटन के पास टूटे। तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मटेरियल मिल रहा है 900 न्यूटन का, वो 900 न्यूटन के पास टूटेगा, एक और मटेरियल मिल रहा है 1100 न्यूटन के पास टूटेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों मटेरियल्स को मिला के एक नया मटेरियल में बना सकता हूँ जो 1000 न्यूटन के पास टूट सके। तो ऐसा मुझे किसी का हार्डनेस या किसी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, मान लो मेरे पास जो मेटल है वो 900 न्यूटन में टूटेगा, तो ये 900 न्यूटन पे टूट रहा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और मेटल मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करने के बाद इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो गया, 1000 न्यूटन हो गया। तो 1000 न्यूटन हो गया ना, मतलब इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और भाई इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि मैं कुछ और मटेरियल इसके साथ मिला रहा हूँ, ठीक है। तो एलॉइंग बोलते हैं इसको। एलॉइंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला मटेरियल का जो स्ट्रेंथ था वो 900 न्यूटन था, उसके बाद मैं इसको एक और मटेरियल मिक्स किया हूँ, मतलब एलॉइंग किया हूँ, एलॉइंग करके इसका क्या किया हूँ, मैं स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। तो ऐसा किसी का स्ट्रेंथ या किसी का हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए एलॉइंग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, और मान लीजिए मेरे पास कॉपर है, ठीक है, मेरे पास कॉपर है या मेरे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, मेरे पास कोई मेटल है, ये मेटल का स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है, मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंथ बेकार है, इस मेटल का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या हुआ, मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है यार, आ गया, ठीक है। मेरे पास कोई मेटल है, उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, लेकिन इस मेटल का क्या दिक्कत है कि ये मेटल जो है ये करोजन बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब इस मेटल में जंग बहुत जल्दी लग जाएगा। तो मुझे यही मेटल चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जंग नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेटल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक को मिला सकते हैं, ठीक है। अगर इस मेटल के साथ मैं जिंक मिलाऊंगा, स्ट्रेंथ में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जिंक मिलाने से क्या होगा, ये मेटल में करोजन मतलब जंग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, करोजन या रस्टिंग बोलते हैं, तो जंग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जिस मेटल के साथ मैं जिंक मिलाया हूँ, मतलब एक और मेटल मिलाया हूँ ताकि इसमें जंग ना हो। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, एलाइन कर, ये एलाइन ही किया हो ना क्योंकि इसके साथ जिंक मिलाया हूँ, तो एलाइन ही होता है, तो एलाइन करने से मैं जंग को भी बचा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे, मान लो मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, लेकिन ये मेटल इतना सॉफ्ट नहीं है और देखने में भी अच्छा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मेटल के साथ मैं कुछ और मेटल मिला दूंगा, मेटल मिलाने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा शाइन होगा, थोड़ा शाइनिंग भी देगा, ठीक है, थोड़ा चमकेगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, अब देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेटल का अपीरियंस मतलब देखने का या सॉफ्टनेस या उसका शाइननेस बढ़ाने के लिए का हम लोग क्या कर सकते हैं, एलॉइंग कर सकते हैं। मतलब मैं किसी भी मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसके साथ कोई और मेटल का एलॉइंग करके स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ, या मैं किसी मेटल में जंग लगने का चांसेस कम करने के लिए मैं उसका एलॉइंग कर सकता हूँ, या किसी भी मेटल को अपीरियंस चेंज करने के लिए मैं एलॉइंग कर सकता हूँ। तो इतने चीज़ें मैं करने के लिए मैं एलॉइंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक एलॉइंग क्यों करना है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। तो एलॉइंग करने के बाद ये मेटल्स, एलॉइंग जो मेटल्स हम एलॉय करेंगे वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। जो मेटल्स हम लोग एलॉय करते हैं वो मेटल्स हमको कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, एलॉइंग कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा एलॉइंग करने का, कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। जैसा आपका मिलिट्री में एलॉइंग यूज कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट जितने भी आपके एरोप्लेन्स है उनमें भी हम लोग डायरेक्ट मेटल्स नहीं यूज करते, उन मेटल्स में भी कुछ एलॉइंग करके वो मेटल्स यूज करते हैं। और आपका इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग मतलब बिल्डिंग बनाने के मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के एप्लीकेशंस में भी मेटल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो कॉइन्स रहते हैं वो भी एलॉयज से बनते हैं। आपका टर्बाइंस भी बन सकते हैं, टर्बाइंस मतलब आपका पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, जब आप लोग अगले साल में आओगे तब आप समझ लोगे टर्बाइंस क्या होता है। आपका पाइप्स में यूज़ होता है, ब्लेड्स में यूज़ होता है, ज्वेलरी में भी अलाइंग करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी जो भी मेटल्स होते हैं वो प्योर मेटल्स नहीं होते, उनके साथ कुछ और मेटल मिलाया जाता है। मतलब इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मिलिट्री में भी सीधा सीधा मेटल अगर काम नहीं चल रहा है तो कोई और मेटल के साथ मिला के यूज़ करते हैं। एरोप्लाइंस ये सब बनाने में भी, कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी, इंडस्ट्रीज में भी, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ तक करते हैं वहाँ पे भी, कॉइन्स, हर जगह, इतने सारे जगह में हम लोग क्या करते हैं, एक ही मेटल का काम नहीं चलेगा, एलॉइंग करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया।
समझ में आया? ठीक ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ एलॉयस होते हैं। ठीक है, मैं अभी बाद में हम एक एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले होते हैं आपका कैस्ट एलॉयस, उसके बाद आपका होते हैं बेरिंग एलॉयस, उसके बाद आपका होते हैं करोजन रेजिस्टेंस एलॉयस जो जंग को कम करने के लिए, उसके बाद होते हैं आपका सास मतलब सुपर अटेंस्टिक स्टेनलेस स्टील एलॉयस, उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कमर्शियल रेजिस्टेंस एलॉयस। ये सब बहुत सारे एलॉयस का टाइप्स है, परेशान मत होइए, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो एलॉयस करने से कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वैसे अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। स्टेनलेस स्टील एलॉय का अपना अलग प्रॉपर्टी रहता है, हर एक एलॉइंग मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी रहता है, लेकिन कुल मिला के बात कर लेंगे एलॉयस का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेंथ, तो किस लोड पे वो टूटेगा। जैसा आप कभी एक एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर मेरे पास कोई मटेरियल है जो 900 न्यूटन पे टूटता है, इसके मैं क्या करूँगा, एक और मटेरियल मिक्स करूँगा और इसका स्ट्रेंथ मैं क्या करूँगा 1000 न्यूटन में बढ़ा दूंगा, तो अब ये मटेरियल क्या होगा 1000 न्यूटन पे टूटेगा। मतलब मैं स्ट्रेंथ को चेंज करने के लिए अलाउइंग कर सकता हूँ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा लेकिन इतना अच्छा फ्लो नहीं होगा, तो मैं इसके साथ कोई और मटेरियल मिला के कुछ एलॉय बनाऊंगा ताकि इसमें करंट और अच्छे से फ्लो हो। तो इलेक्ट्रिसिटी चेंज करने के लिए हम लोग एलॉइंग कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, लाइफ। कुछ कोई मेटल है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है और ये मेटल का जो लाइफ है वो मान लो 5 साल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कोई और मेटल मिक्स मिला दूंगा। मान लो कि मेरे पास ये मेटल है, मान लो आयरन है, तो ये क्या होगा कुछ सालों के बाद ख़राब होगा। अगर मैं इसमें कुछ जिंक इंक मिला दिया हूँ और जिसका जो लाइफ है वो इंक्रीज हो गया, ड्यूरेबिलिटी, तो उसको क्या बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितना साल वो हमें काम आएगा। तो हम एलॉइंग करके किसी मटेरियल का जो लाइफ है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करोजन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ करोजन मतलब मान लो कोई मेटल है वो जल्दी जंग लग जाता है, तो उसमें हम जिंक जैसा कोई और मेटल मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, तो उसको करोजन रेजिस्टेंस कर सकते हैं उस मटेरियल। मतलब कोई मेटल जंग से बच जा रहा है तो उसको करोजन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू विस्टैंड हीट, मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, इसको 200 डिग्री तक हीट करूंगा तो मटेरियल उसके बाद पिघल जाके ख़राब होने लग रहा है, तो इस मटेरियल के साथ मैं कोई और मटेरियल मिलाऊंगा, अलाइंग करूंगा, ताकि ये मटेरियल क्या होगा 200 नहीं 500 डिग्री तक ये झेल सके, मतलब हीट को ये झेल सके। कैसे झेल रहा है, मैं उस मटेरियल के साथ कोई और मटेरियल मिला रहा हूँ ताकि ये मटेरियल और हीट को झेल सके। तो मतलब उसका हीट को झेलने वाला क्षमता, मतलब जो विस्टैंडेबिलिटी है वो मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइंग करके बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया अभी तक एलॉय का? ठीक है, ये कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। ठीक है, एलआई का कुछ एडवांटेज देखिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इतना जरूरी नहीं है, तो एलआई का कुछ एडवांटेजेस देखिए, क्या क्या एलॉय का एडवांटेजेस है और क्या क्या नुकसान है, फ़ायदा क्या क्या है एलॉयस का और क्या क्या नुकसान है एलॉयस का। ठीक है, तो एलॉयस का फ़ायदा देखेंगे कि हमारा जो एलॉय होगा वो हमारा ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब इधर होते हैं। ठीक है, और हमको मान लो कोई मेरे पास कोई मेटल है, मान लो मेरे पास स्टील है, तो मेरा स्टील बहुत महंगा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टील के साथ जिंक मिला दिया हूँ, अब ये कुछ और एलॉय बन गया, अब इस एलॉय का जो प्राइस होगा, जो दाम होगा, वो एक्चुअल स्टील से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मान लो इसमें मैं 60% स्टील है और मेरा 40% जिंक है, तो 100% स्टील का दाम अलग होगा, लेकिन इसमें 100% स्टील नहीं है ना, सिर्फ 60% स्टील है, क्योंकि एलॉय है, एलॉय में हम पूरा एक ही मटेरियल नहीं यूज़ करते ना। जो मान लो मेरे पास अगर मैं प्योर स्टील लूँगा जिसमें 100% स्टील रहे, अगर मैं प्योर स्टील लूँगा, मान लो ये मुझे मिला 1000 रुपये पर kg। ठीक है, अगर मैं एलॉय लूँगा, एलॉय मतलब क्या है, वो भी एक स्टील है, लेकिन उसमें 100% स्टील नहीं है, उसमें 60% स्टील है और 40% जिंक है, तो ये जो मटेरियल होगा इसका प्राइस क्या होगा, ये 1000 रुपये नहीं होगा, 800 900 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देखिए इसमें स्टील कम मिला है और जिंक, स्टील के साथ जिंक भी मिला है, जिंक का दाम कम होगा, और 100% से कम किया है तो 60% स्टील का दाम कम होगा। तो हम लोग प्राइस कम करने के लिए, मतलब एलॉयस का जो दाम होगा वो अदर मेटल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये रिसाइकलेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखेंगे,
ये हीट ज़्यादा हीट स्टेबिलिटी नहीं होते। मान लो कुछ एलॉयस ऐसे होते हैं वो जल्दी हीट स्टेबल नहीं होते, हीट होने से पिघल जाने का चांसेस भी होते हैं, ठीक है। हम अगर हम एलॉयस को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम ये थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा बनेगा, एलॉयस को बनाने समय हमारा जो वेस्टेज आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा और वो वेस्टेज पोल्यूशन कर सकता है, ठीक है। और कुछ मेरे पास एसिडिक फूड है, मतलब मेरे पास कोई खाना है जिसमें एसिड ज़्यादा है, तो अगर उस खाने को हम किसी एलॉय से बने हुए बाउल में डालेंगे तो वो खाना भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एलॉय उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो एलॉय का कुछ नुकसान भी है क्योंकि ये इतना हीट स्टेबल नहीं है, कुछ समय तक हीट झेल लेंगे लेकिन बाद में वो ख़राब हो जाएंगे हीट से। उसके बाद अगर जब हम लोग एलॉय बनाने लगेंगे तो एलॉय बनाते समय वो जो गंदगी आएगा एलॉय से वो थोड़ा ज़्यादा आएगा और वो पोल्यूशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई खाना वाना है जिसमें एसिड ज़्यादा हो, अगर हम उस खाने को किसी ऐसा बाउल में बनाए हैं जो बाउल एलॉय का हो, तो वो खाना एलॉय के साथ रिएक्ट करेगा और खाना ख़राब होने का चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब एलॉयस के कुछ डिसएडवांटेजेस है और कुछ एडवांटेजेस है। हम कल क्लास में और देखेंगे एलॉयस के कुछ मटेरियल्स देखेंगे, उस समय आपको एलॉयस के बारे में अच्छे से समझ में आएगा।